हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वैसे तो ये पहला चैप्टर है और बहुत सारे बच्चों को ये डिफ़िकल्ट भी लगता है, लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस इस चैप्टर को समझने के लिए आपके पास देश से प्रेम करने वाली भावना होनी चाहिए, राइट। यानी एक देश प्रेम और लव टू द नेशन, एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। बाकी इस चैप्टर में कोई डिफ़िकल्ट पॉइंट्स नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स है। सो एज यू कैन सी दैट देर आर 11 टॉपिक्स ऑन योर स्क्रीन, बट नॉट दीज आर ओनली 11। इससे आगे भी टॉपिक्स है, टोटल 15 टॉपिक्स। हम लोग 14 टॉपिक्स, 15th वाला इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स है। तो मैं इन सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ता हूँ, बल्कि आपको बता दूं कि आज के इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर और बैकग्राउंड, इस चैप्टर का बैकग्राउंड, ये दो चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको सेकेंड वीडियो में टॉपिक नंबर 3 और 4 द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन एंड नंबर 4 द एरिस्टोक्रेसी इन द न्यू मिडिल क्लास, ये दो टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस चैप्टर को हम बहुत सारे वीडियोस में डिवाइड करेंगे। हर छोटे छोटे वीडियो में हम दो दो टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज का वीडियो होगा हमारा बस दो स्टार्टिंग के टॉपिक्स पर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की हमारी पहली वीडियो की क्लास। तो इन दिस चैप्टर वी वुड स्टडी अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। What were the factors which led to the rise of nationalism, and how this nationalism changed the boundaries of the nation state? How the state of Germany and Italy were unified। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले तो एक बात आप समझ जाइए कि इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली एक नेशन स्टेट की आइडिया के बारे में पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, कि एक देश होता क्या है ना, एक व्हाट इज अ नेशन स्टेट। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ के पढ़ेंगे कि ये आइडिया आया कहाँ से, राइट। तो आप सब लोग जानते हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये आइडिया आया था। फिर इस आइडिया के आने के बाद द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, क्या दुनिया में कौन से चेंजेस हुए हैं, स्पेशली इन यूरोप, व्हाट चेंजेस हैपन आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ दिस आइडिया, राइट। ये चीज़ हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ दिस आइडिया वाज एक्सेप्टेड बाय द वेरियस एक्चुअली हाउ दिस आइडिया वाज एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ यूरोप एंड द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और इस आइडिया को फिर कैसे लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो यूरोपियन नेशंस के बारे में ही है, राइट। और एंड ऑफ द चैप्टर थोड़ा सा टॉपिक इंडिया के बारे में भी है। ठीक है, चलिए तो जानते हैं सबसे पहला टॉपिक। तो आपने देखा होगा कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट टॉपिक है, द टॉपिक इज बेस्ड ऑन द पेंटिंग विच was presented by the French painter Frederic Sorio in the year 1848। तो 1848 में फेडरिक सोरियो ने पेंटिंग बनाई थी। ये वाली पेंटिंग आप देख सकते हो। तो ये पेंटिंग उसने क्यों बनाई थी, और इस पेंटिंग में उसने किन बातों को हाईलाइट किया है, राइट। तो ये चीज़ों को हम लोग जानेंगे। देखिए कहा जाता है कि अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, है ना। अगर आपको किसी बात को समझाने के लिए अगर एक टेक्स्ट बुक लिखनी पड़ती है, और तो आप टेक्स्ट बुक लिखकर भी अपनी किसी बात को समझा सकते हो। लेकिन पेंटिंग एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा द फॉर्म ऑफ द वे ऑफ फीलिंग्स एंड द वे ऑफ अ वे ऑफ स्पीक सॉरी अ वे ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसमें आप अपनी उन सारी बातों को बस एक पेंटिंग के जरिए ही लोगों को बता सकते हो। तो एक पेंटिंग के माध्यम से आप 1000 वर्ड्स, मतलब 1000 वर्ड्स तो नहीं कहूँगा, कि आप पेंटिंग के माध्यम से एक अच्छे एक कॉन्सेप्ट को भी लोगों को समझा सकते हो। तो फ्रेडरिक सोरियो ने भी 1848 में अ, 4 पेंटिंग्स बनाई थी। और उन पेंटिंग्स को उसने क्यों बनाया था, लोगों तक कुछ अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए। तो जानते हैं इस पेंटिंग के बारे में। ये उन्हीं 4 पेंटिंग में से एक पेंटिंग है जिसमें फेडरिक सोरियो ने
दुनिया के लोगों को कुछ बात समझाने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि आप कुछ देर से इस पेंटिंग को ऑब्जर्व कर ही रहे हो। इस पेंटिंग में आप देख सकते हो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, और उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आसपास नीचे आप देखोगे तो सामने कुछ मोनार्क्स आपको दिख रहे होंगे, जो बहुत ही महंगे महंगे कपड़े पहने हुए, है ना, राजा महाराजा वाले। एंड यू कैन इवन सी द क्वींस एंड द प्रिंसेस एंड द प्रिंस एंड द किंग्स, है ना, सामने ही आपको दिख रहे होंगे। और वो काफ़ी परेशान लग रहे हैं, यू कैन सी देयर फेसेस, है ना। लग रहे हैं ना परेशान, हाँ वो काफ़ी परेशान लग रहे हैं, देयर रिएक्शन इज़ वेरी स्ट्रेंज। और उसके बाद आप देखते हो दैट इट्स लाइक अ ह्यूमन ट्रेन, है ना। एक ह्यूमन ट्रेन ही लग रही है, इंसानों की एक ट्रेन। देखो आप कितने पीछे से वो ट्रेन आ रही है। एंड दिस ट्रेन इज नॉट एक्चुअली अ ट्रेन, इट्स अ लाइन ऑफ पीपल। दीज आर द पीपल हु आर वॉकिंग इन अ सिंगल लाइन। वैसे तो काफ़ी डिसिप्लिन लग रहे लोग, है ना। यूरोप के लोग काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं। फाइन। बाय द वे ये एक लाइन में आ रहे हैं, एंड दे आर होल्डिंग सम फ्लैग्स इन देयर हैंड्स, है ना। उनके हाथ में कुछ फ्लैग्स भी है, एंड ऑल द फ्लैग्स आर डिफरेंट। पहले जो फ्लैग है उसका कलर थोड़ा सा अलग है। देखिए लेफ्ट साइड में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लेफ्ट में आपको शायद फ्रेंच फ्लैग दिखेगा, है ना। इट्स अ फ्रेंच फ्लैग। फिर राइट साइड में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है ना, वो जो हाथ ऐसे करके खड़ी हुई है, उस हाथ में, उस हाथ की तरफ देखिए, यू कैन सी हियर अ जर्मन फ्लैग। ये जर्मन फ्लैग है। फिर आप उसके पीछे जाएंगे तो फिर अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग है, यानी ये लोग तो हैं, बट दीज पीपल आर नॉट फ्रॉम वन नेशन, है ना। मैं सही हूँ, राइट, करेक्ट। तो चलन दीज पीपल आर नॉट फ्रॉम वन नेशन। ये एक नेशन से नहीं है। ये अलग अलग अपने अपने देश के झंडे हाथ में लिए चल रहे हैं। हाँ, किसकी तरफ आ रहे हैं? दे ऑल आर कमिंग टुवर्ड्स दी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, है ना। तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रहे हैं। बाय द वे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बोलने से पहले मैं आपको बता दूं, हैव यू सॉ इन द स्काई? क्या आपने स्काई में देखा, आसमान में क्या हो रहा है? हाँ, आसमान में यू कैन सी द जीसस क्रिस्ट, है ना। एंड इवन यू कैन सी द एंजल्स। ये लोग ऊपर क्या कर रहे हैं भाई, है ना। जीसस क्रिस्ट को आप देखिए, वो लग रहा है कि आशीर्वाद दे रहे हैं ना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। नहीं, आशीर्वाद किसको दे रहे हैं फिर? मोनार्क्स को, या फिर इन लोगों को जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रहे हैं। बाय द वे, ये आप खुद समझ जाइए, ये आप समझ जाओगे जब मैं आपको बताऊंगा इस पेंटिंग के मतलब के बारे में। चलिए तो चिल्ड्रन, देखिए, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। अच्छा, ये लोग कौन से हैं? दिस पीपल आर फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है ना। हु आर दिस पीपल? दे ऑल आर दी मेन एंड वीमेन ऑफ ऑल दी एजेस। अच्छा, इसमें सभी है, मेन एंड वीमेन सभी है। एंड इवन द पीपल ऑफ ऑल द एजेस, है ना, छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग है ना, सभी है। एंड इवन दीज पीपल आर फ्रॉम सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस याद है आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशन, करेक्ट। तो कितनी क्लासेस थी वहां पर? देयर वर थ्री स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ओके, सो दीज पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेस एंड दे आर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। तो इट्स अ ह्यूमन ट्रेन, मैंने जैसे आपको बताया। अच्छा, ये क्यों आ रहे हैं? तो दे आर ऑफरिंग होमेज टू दी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट। वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं वो? चिल्ड्रन, आपको पता ही होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मैं आपको बता दूं, इट इज, यू नो, दिस पेंटिंग वाज ड्रॉन बाय फेडरिक सोरियो। एंड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यानी कि आपको पता ही होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उस टाइम पर बहुत सारे आर्टिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने डिफरेंट आइडियाज़ को पेंटिंग्स के थ्रू एक्सपोज किया था, है ना। जैसे कि फीमेल फिगर बनाई थी उन लोगों ने, है ना। और फीमेल फिगर जैसे कि भारत माता है ना। तो भारत माता को देखकर हमको क्या लगता है? भारत माता को देखकर हमें वी फील अबाउट आर इंडिया, करेक्ट है ना। हम अपनी इंडिया के बारे में सोचते हैं। एंड इवन वी, वी फील लव, अफेक्शन एंड ऑनेस्टी, लॉयल्टी अबाउट आर नेशन, जब भी हम भारत माता की इमेज को देखते हैं। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, लोगों ने अलग अलग आइडियाज़ को बताने के लिए और स्पेशली नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल एलिगरी,
जिसे हम फीमेल फिगर भी कहते हैं, ये बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनाया गया था कि अब इसको आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन करें, स्टैचू यानी कि मूर्ति, ऑफ लिबर्टी आज़ादी की देवी, आज़ादी की मूर्ति, अच्छा नहीं, आज़ादी की मूर्ति नहीं थी, बल्कि चिल्ड्रन, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाया गया था टू रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड टू रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, है ना। एंड चिल्ड्रन, अब आप इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अगर ध्यान से देखोगे, मैं चलो आपको बता ही देता हूँ तो इसके हाथ में क्या है? इन दी वन हैंड ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी यू कैन सी द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। ये वाला जो टॉर्च है, अब ये इनलाइटमेंट का टॉर्च है ना, इसमें से इनलाइटमेंट आप देख सकते हो, अगर आंखें बंद करके देखोगे तो दिख जाएगा। तो इसमें द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट यानी कि नए ज़माने के नई आइडियाज़ ये यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के थ्रू फैला रहे थे लोग। अच्छा, नए आइडियाज़ को बताने के लिए टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट लिया गया है यहाँ पर। अच्छा, उसके दूसरे हाथ में आप देख सकते हो कुछ पेपर लग रहे हैं ना। सो दीज आर नॉट जस्ट द पेपर्स, दिस इज द चार्टर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अपने एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट लिए खड़ी है और दूसरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लिए खड़ी है ना। राइट। तो चिल्ड्रन, यही आइडिया को फेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग के थ्रू बताया है कि अब लोग जो है, अब ये सारे लोग किसकी तरफ बढ़ रहे थे? सारे यूरोप और अमेरिका के लोग ये आ रहे थे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। क्यों? क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास क्या था? नए आइडियाज थे, और उसके पास क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना। अच्छा, तो ये लोगों को क्या चाहिए था? ये लोगों को चाहिए थे नए आइडियाज, और उन्हें चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन। और आइए जानते हैं और कुछ इस पेंटिंग के बारे में। ऑन द अर्थ, इन द फोरग्राउंड of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions, यानी कि ये जो absolutist institutions थे, absolutist institutions इस वर्ड को यूज किया गया है मोनार्क्स को और उनकी फैमिली के लोगों को और नोबेल्स को बताने के लिए, है ना। तो absolutist institutions, these are the people who rule the country by their own rules and regulations and they control the country by one hand, है ना। जिसे हम कहते हैं कि एक हाथ से चला सत्ता चलाना, जिसमें दे वे द रूलर्स। तो रूलर्स को बताने के लिए एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का वर्ड यूज किया गया। बट ये रूलर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दे आर शैटर्ड, यानी ये काफी शौक है यार, मतलब हो क्या रहा है ना। क्यों ये लोग नए आइडियाज की तरफ भाग रहे हैं, हमें क्यों नहीं पूछ रहे हैं ना। शायद उनके मन में ये सवाल होगा कि हमारे देश के लोग और ये सारे देशों के लोग नए आइडियाज की तरफ और कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ क्यों जा रहे हैं, जबकि हम यहाँ पर हैं, वी आर द रूलर्स, सो व्हाई पीपल आर नॉट कमिंग टुवर्ड्स अस। ओके चिल्ड्रन, इस पेंटिंग में इन सोरियोस यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि इस पेंटिंग में लोगों को उनके उनके आइडेंटिटी के साथ, उनके उनके फ्लैग्स के साथ बताया गया है, और लोगों को यहाँ पर जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको उनके उनके अपने अपने नेशंस के साथ बताया गया है ना। आपने देखा कि फ्रेंच वाले अपना फ्लैग लेकर आए आ रहे हैं, जर्मनी वाले अपना फ्लैग लेकर आ रहे हैं, है ना। और स्विट्जरलैंड वाले अपना फ्लैग लेकर आ रहे हैं, अमेरिका वाले अपना फ्लैग लेकर आ रहे हैं, मतलब हर एक का अपना अपना फ्लैग है। एंड इवन दे वेयर नेशनल कॉस्ट्यूम, वो अपने अपने देश के नेशनल कॉस्ट्यूम पहन कर आते हैं, है ना। अच्छा, इस बात से मुझे याद आया, कमेंट बॉक्स में करके लिख कर बताना कि व्हाट इज दी नेशनल एंड कॉमन कॉस्ट्यूम ऑफ इंडिया, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बता देना। चलिए, यानी कि एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ, एक कॉमन आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर लोगों को बताया गया है। बट ऑल दीज पीपल आर नॉट यूनिक एंड कॉमन, दे आर डिफरेंट। वो डिफरेंट कैसे हैं? फ्रेंच वाले कॉमन आइडेंटिटी के साथ आ रहे हैं, बट जर्मन अपनी आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, और अमेरिकन अपनी आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब हर एक अपनी नेशनल आइडेंटिटी के साथ इस पिक्चर में देखा जा सकता है। तो इस पोजीशन में आगे कौन और पीछे कौन? तो सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द स्विट्जरलैंड। क्यों? बिकॉज
ये दोनों पहले ही नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग से पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड, ये दो पहले ही नेशन स्टेट्स बन चुके थे। बट नेशन स्टेट्स बनने की प्रक्रिया में कौन लोग थे, कौन से देश के लोग थे? फ्रांस। फ्रांस नेशन स्टेट बनने वाला था। तो आप यूएस और स्विट्जरलैंड के बाद सबसे पहला नेशन जो यहाँ पर बताया गया है इस पेंटिंग में, दैट इज दी फ्रांस। ओके। फ्रांस वाले अपने हाथ में क्या लेके बढ़ रहे हैं? दे ट्राई कलर फ्लैग। आपने देखा होगा कि 3 कलर वाला फ्लैग फ्रांस के लोगों के हाथ में है। ठीक है, आगे। सो शी इज फॉलोड बाय दी जर्मनी, पीपल ऑफ जर्मनी। फ्रांस के पीछे कौन है? जर्मनी के लोग हैं। उनके हाथ में भी ट्राइकलर फ्लैग है। कलर क्या है? ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। अच्छा। एट द टाइम when Sorio created this image, the German people did not yet exist as a united nation। यानी कि इस पेंटिंग से हमको ये समझ आता है कि फ्रांस के नेशन स्टेट बनने के बाद जो दूसरा एम्पायर नेशन स्टेट बनने वाला था, वो कौन सा था? जर्मनी। ठीक है, सही बात है, इतने से समझ जाना कि फ्रांस वाज द फर्स्ट नेशन स्टेट इन यूरोप एंड देयर आफ्टर जर्मनी बिकेम द नेशन स्टेट, है ना। लेकिन जब ये पेंटिंग बनाई गई थी, उस टाइम पर फ्रांस के लोग अपने आप को एक नेशन स्टेट मानते ही नहीं थे, है ना। वहां कोई नेशन स्टेट था ही नहीं, होगा भी कैसा जब था ही नहीं। अच्छा, ठीक है। द फ्लैग कैरी द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 to unify the numerous German speaking principles into a nation states under a democratic constitution। तो ये जो फ्लैग वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द लिबरल होप्स इन 1848। आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि इन 1848 में फ्रांस में जो चेंजेस आए थे, वो चेंजेस के बारे में फ्रेडरिक सोरियो ने उससे बहुत पहले ही अपनी पेंटिंग में बता दिया था कि इन फ्यूचर बहुत जल्द ही जर्मनी में चेंजेस आने वाले हैं एंड जर्मन स्पीकिंग जो रीजन्स है वो सारे नेशन स्टेट बनने वाले हैं। चिल्ड्रन, पहले जर्मनी, बिफोर जर्मनी वॉज नॉट वन नेशन एंड जर्मन स्पीकिंग रीजन्स वेर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड यानी कि बिखरे हुए थे। तो जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले जो रीजन थे यूरोप में, वो भी यूनिफाई नहीं थे, यूनाइटेड नहीं थे। वो भी अलग अलग एम्पायर्स के मतलब उन पर भी अलग अलग एम्पायर्स के लोग रूल करते थे, राइट। और इसमें बताया गया है कि जर्मनी भी बहुत जल्द एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक नेशन बन जाएगा विथ कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को ध्यान रखना। फिर इस पेंटिंग में बताया गया है कि आफ्टर द जर्मनी, now who are the countries? Now the people of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। इन सारे देशों के लोग जर्मनी के पीछे एक लाइन में, एक कतार में कहाँ जा रहे थे? दे वर मार्चिंग टूवर्ड्स दी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यानी कि इन देशों के, देश तो नहीं बोलूंगा, इन किंगडम्स और एम्पायर्स के लोग भी अपने एम्पायर्स को, अपने किंगडम्स को एक देश यानी कि नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। और वो अपने नेशन स्टेट में नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। तो ये नए आइडियाज कौन से थे? दिस न्यू आइडियाज वे दी डेमोक्रेटिक आइडियाज, है ना। और एंड दिस न्यू डेमोक्रेटिक आइडियाज वेर फर्स्ट emerged एंड द फर्स्ट, वो सबसे पहले कहाँ पर आपको देखने मिलते हैं? इन दी फ्रांस। तो ये फ्रांस में सबसे पहले डेमोक्रेटिक आइडियाज लोगों ने दिए थे। कौन से लोगों ने दिए थे आपको बताइए? चलिए, एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड हमने आपको बताया कि फ्रॉम द हेवन अबो, कुछ लोग स्वर्ग से आए हैं। स्वर्ग से कौन आया इस पेंटिंग में? द क्रिस्ट, है ना, जीसस क्रिस्ट एंड द सेंट्स एंड द एंजल्स। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये लोग, मुझे तो लग रहा है कि दे आर नॉट सपोर्टिंग द एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज, है ना। आपको लगता है क्या ये लोग एब्सोल्यूट मोनार्कीज को सपोर्ट करने आएंगे? नहीं। they are shown here in the painting that they also support the new ideas and the nation states। तो फेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग में इस बात को बताया कि भगवान भी चाहता है,
है ना। भगवान भी चाहता है कि लोग अपने किंगडम्स को, अपने एम्पायर्स को तोड़ दें, इस सिस्टम को खत्म करें और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को इंस्टॉल करें। जैसे हम अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह ये कहता है कि भगवान भी चाहता है कि भाई, अब लोग चाहते हैं और भगवान भी चाहता है कि इस सिस्टम को, पुराने सिस्टम को तोड़कर एक नया सिस्टम इंस्टॉल करें। ठीक है। और वो नया सिस्टम होगा डेमोक्रेसी वाला, है ना। चलिए, तो चिल्ड्रन फाइनली अब मैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपको बता दूं, यूरोप वॉज रूल्ड बाय डायनेस्टीज, है ना। तो डायनेस्टीज यानी के परिवार, है ना। परिवार होते थे जो बरसों तक राज करते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रांस में एक परिवार था, देयर वाज अ डायनेस्टी इन फ्रांस। वो कौन सा परिवार था? दैट वाज दी चॉकलेट, नहीं, बिस्किट डायनेस्टी। बिस्किट नहीं, सच में बिस्किट नहीं है। दैट इज द बर्बन डायनेस्टी। बर्बन यानी कि इट्स अ नेम ऑफ अ फैमिली ऑफ फ्रांस। तो बर्बन किंग्स वर देयर इन फ्रांस, तो दैट वर डायनेस्टी। तो इसी तरह देयर वर डायनेस्टीज इन दी यूरोप। तो अलग अलग एम्पायर्स को, अलग अलग किंगडम्स को अलग अलग डायनेस्टीज ने संभाल रखा था। दे वर रूलिंग द लार्ज एरियाज। ओके। एंड चिल्ड्रन, डायनेस्टीज सक्सेशन ऑफ पावरफुल लीडर्स ऑल फ्रॉम द सेम फैमिली, है ना। तो सेम फैमिली के लोग बड़े बड़े एरियाज पर राज कर रहे थे। यू कैन सी हियर ऑल दीज किंग्स लुक डिफरेंट। अच्छा, दे आर नॉट डिफरेंट, पिक्चर में सेम बताया लेकिन किंग्स एक जैसे ही होते थे। चलिए, एक जैसे मतलब फेस उनका एक जैसा नहीं होता था, उनके वर्तन, उनका बिहेवियर, उनका वे ऑफ रूल, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता था। ठीक है। चलिए, तो एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि फ्रांस जो है, सॉरी नॉट फ्रांस बट एंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट वाज रूल बाय दी डायनेस्टीज, यानी कि यूरोप में कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। एंड यूरोप वाज नॉट डेमोक्रेटिक। यूरोप इन एंड इवन इन द यूरोप देयर वर नो डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो क्या थे यूरोप में फिर? तो यूरोप वॉज डिवाइडेड इनटू दी किंगडम्स एंड एम्पायर्स। ठीक है। किंगडम्स और एम्पायर्स में बटा हुआ था। एंड ऑल दीज किंगडम्स एंड एम्पायर्स वे रूल्ड बाय दी फैमिली डायनेस्टीज और बाय दी डायनेस्टिक रूलर्स। ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। एम्पायर्स वेयर रूल्ड बाय दी मोनार्क्स एंड दे हेल्ड एब्सोल्यूट पावर। तो एम्पायर का क्या कहना था कि यू शुड बी लॉयल टू मी, है ना। यू शुड बी लॉयल टू मी, मतलब जनता को वो लोग कहते थे कि तुम मेरे प्रति ईमानदार रहोगे, यानी कि जो मैं कहूँगा तुम वो करोगे, है ना। चलिए, तो चिल्ड्रन आप देख सकते हैं इस छोटी सी इमेज में जो एम्पायर्स थे, है ना। तो रशियन एम्पायर था एंड द ऑटोमन एम्पायर था, ये दो बड़े एम्पायर थे। द सेंट्रल यूरोप ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था। जर्मन एम्पायर था। एंड इवन द ग्रेट ब्रिटेन, इसकी भी एक स्टोरी इस चैप्टर में आप पढ़ी लोगे। एंड आयरलैंड था, स्कॉटलैंड था। इटाली एक ऐसा कोई कंट्री नहीं था पहले, है ना। ये भी अलग अलग एम्पायर्स इस पर रूल करते थे। एंड ग्रीस वॉज द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, वो भी ऑटोमन एम्पायर का ही पार्ट था। और इसी तरह स्पेन एंड पुर्तगाल वेर ऑल्सो दी एम्पायर। तो ये सारे एम्पायर्स ही थे, है ना। ये सारे किंगडम्स ही थे। तो क्या मतलब आप जो इसमें देख रहे हो कि यूरोप, ये 200 साल पहले यूरोप ऐसा ही था, है ना। बड़े बड़े एम्पायर्स थे, कोई यूरोपियन कंट्रीज ही नहीं थे। आज यूरोपियन कंट्रीज है ना। हम लोग जाते हैं, हम लोग, मैं तो नहीं गया, शायद बहुत सारे लोग जाते हैं, राइट। तो यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं, बट दीज यूरोपियन कंट्रीज वेर नॉट प्रेजेंट बिफोर 200 years। सो देर आर सो मेनी चेंजेस इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ यूरोप। तो बाद में यूरोप ऐसे हो गया। पहले कैसा था अभी आपने देखा, लेकिन बाद में क्या हो गया ये देखते हैं आप। तो रशियन एम्पायर टूटकर रशिया बन गया। और ऑटोमन एम्पायर भी टूटकर, ऑटोमन एम्पायर से तो शायद 10 या 12 कंट्रीज बन गई बाद में, है ना, अलग अलग। इतना बड़ा ऑटोमन एम्पायर था। और फिर इटाली भी जो है जो बटा हुआ था, इटालियन स्पीकिंग जो रीजन्स थे वो सारे बटे हुए थे अलग अलग एम्पायर्स में। वो सारे रीजन्स यूनाइट होकर उन्होंने अपना एक कंट्री बनाया विच इज इटाली। जर्मन एम्पायर भी जो था, ये भी बटा हुआ था। लेकिन बाद में जर्मनी के लोगों ने भी स्ट्रगल करके अपने जर्मन स्पीकिंग रीजन्स को यूनाइट करके एक अपना कंट्री बनाया विच इज जर्मनी। और बहुत सारे कंट्रीज बाद में बन गए।
तो यहाँ आपको एक बात समझनी पड़ेगी। द ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड द वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स विच लेड टू सच चेंजेस was the emergence of the feeling of nationalism। ये सारे जो चेंजेस हुए, इतने सारे जो एम्पायर्स यूरोप में टूटे, इतने सारे किंगडम्स जो बिखर गए, इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी, दैट इज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया और द फीलिंग्स ऑफ द नेशनलिज्म। यानी कि देश के प्रति प्यार और राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का हिंदी अनुवाद होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की जो भावना लोगों में आई, और लोगों ने अब एक देश से जब प्रेम करना शुरू किया, when people started loving their nation and when people identified that yes we all wants nation, तो उसके बाद ये सारे चेंजेस आए, है ना। तो व्हाट इज द नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज द लव एंड अफेक्शन फॉर वंस कंट्री, है ना। नेशनलिज्म एक प्यार की भावना होती है अपने देश के प्रति, है ना, विथ द बिलीफ दैट योर ओन कंट्री इज बेटर देन ऑल अदर्स। ये सिर्फ एक प्यार की भावना नहीं होती है कि हाँ मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, नहीं, इसमें और हमको कुछ एडिशन करना पड़ेगा। नेशनलिज्म ये एक प्यार की भावना होती है अपने देश के प्रति, और साथ ही इसमें ये भी माना जाता है कि मेरा देश, मेरी कंट्री सारे देशों से और बाकी सारे देशों से सुपीरियर है और सबसे अच्छा है ना। जैसे कि हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मतलब दुनिया के सारे कंट्रीज से अच्छा जो कंट्री है वो कौन सा है? हमारा इंडिया है ना। दिस इज द रियल फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म, इसी को नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है। तो एक नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट एक देश, एक आज़ाद जो देश होता है ना, नेशन स्टेट। इसकी जो कुछ क्वालिटीज होती है, नंबर वन, इट इज़ अ सॉवरेन स्टेट, है ना। सॉवरेन स्टेट यानी कि दिस नेशन इज, और दिस लैंड टेरिटरी, है ना, एक लैंड टेरिटरी होता है नेशन। सो दिस नेशन एंड दिस लैंड टेरिटरी इज नॉट रूल एंड कंट्रोल बाय एनी पावर, इंटरनल और एक्सटर्नल। स्पेशली हम यहाँ पर एक्सटर्नल पावर को लेंगे। एक ऐसा देश जिसको कोई बाहरी शक्ति कंट्रोल नहीं करती है, राइट। जैसे कि आज इंडिया है ना। अब इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, सॉवरेन स्टेट है इंडिया। क्यों है? बिकॉज all the important decisions of India, whether these are internal decisions or external decisions, सारे डिसीजन कौन लेते हैं? all the important decisions of India are taken by the people of India, है ना। भारत के लोग ही लेते हैं और भारत की सरकार लेती है ना। अमेरिका इंडिया के डिसीजन से नहीं लेता है। तो इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। तो नेशनलिज्म में एक, सो जो कंट्री, जो एक देश बनता है वो सॉवरेन होता है ना। एंड इट इज अ कंट्री वेयर पीपल आर यूनिफाइड, लोग यूनाइटेड होते हैं, लोग जुड़े होते हैं। तो लोग किन बातों पर जुड़ते हैं? पीपल मे बी यूनाइटेड बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज, है ना। लोग अपनी भाषा को लेकर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। People are connected by their culture. People are also connected by their language. People are connected by their tradition. People are also connected by their past. People are also connected by their present. People are also connected with each other by their needs. People are also connected with each other by the future plans for the development of their country। तो लोगों के बीच में ये अटैचमेंट होता है, और ये अटैचमेंट इन सारे कारण से होता है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो फाइनली हम आते हैं नेशन स्टेट पर। तो नेशन स्टेट इज अ सॉवरेन स्टेट, ये एक आज़ाद कंट्री होती है वेयर most of the citizens are united by the factors such as language, religion, community, culture, etc। इन सारी बातों को लेकर लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं। और एक ऐसा लैंड टेरिटरी जहाँ पर लोग इन फैक्टर्स की बेसिस पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं और जो समझते हैं कि मेरा देश बाकी सारे देशों से अच्छा है। और जो लोग अपने पास्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, जो लोग अपने प्रेजेंट को समझते हैं, और जो लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, एक ऐसे ही देश को, एक ऐसी ही लैंड टेरिटरी को देश कहा जाता है। ठीक है।
एग्ज़ाम में आए तो आप इसको आराम से इसका आंसर लिख सकते हो। चलिए, ठीक है। अब इस टॉपिक को, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो शॉर्ट तो होना चाहिए था, लेकिन शायद थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा तो ठीक है, देख लेना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए टॉपिक्स को अच्छे से समझना होता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में बहुत जल्द ही मैं अगला वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।